लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 2, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मुन्ना के बतलाए हुए ढंग से बुआ ने एक सफेद साड़ी पहनी, विधवा के रजत वेश से पालकी पर बैठी। वहां के सभी कुछ उन्हें प्रभावित कर चुके थे। पालकी एक ओर हुई, कहारों ने पालकी उठाई और अपनी खास बोली से कोलाहल करते हुए बढ़े। अगल बगल दो दासियां, पीछे मुन्ना। दो सिपाही आगे दो पीछे। पुरानी अट्टालिका से नई 4 फरलांग के फासले पर है। पालकी नई अट्टालिका के अंदर के उद्यान में आई। गुलाबों की क्यारियों के बीच से गुजरती हुई खिड़की के विशाल जीने पर लगा दी गई। सिपाही और कहार हट गए। जिस बाजू लगी उधर की दासी ने दरवाज़ा खोला। मुन्ना पानदान लिए हुए सामने आई और उतरने के लिए कहा। बुआ उतरी। दूसरी तरफ वाली दासी रानी साहिबा को खबर देने के लिए रनवास चली गई थी। रानी साहिबा तख्त की गद्दी पर बैठी थीं। लापरवाही से ले आने के लिए कहा। उनकी लड़की राजकुमारी बुला ली गई थी। माता की बगल में बुआ वाली चौकी से कुछ हटकर एक सोफा डलवा कर बैठी थी। दासी बुआ को लेकर चली, साथ मुन्ना। बुआ पर प्रभाव पड़ने पर भी मन में धर्म की ही विजय हुई थी। उनका भतीजा ब्याया हुआ है, जिसके इन्होंने पैर पूजे हैं। ये उससे और उसकी मां से बराबरी का दावा नहीं कर सकते। बुआ तो उनके इष्ट देवता से भी बढ़कर हैं। भाव में तनी हुई बुआ रनवास के भीतर गई। वो समझे हुए थी, समधिन मिलेंगी, भेंट देंगी, आदर से ऊंचे आसन पर बैठा लेंगी, तब उससे कुछ नीची जगह पर बैठेंगी। जाति की हैं, जाति की बर्ताव वाली बातें जानती हैं। इसीलिए मुन्ना की बातें कुछ समझकर भी अनसुनी कर गई थी। सोचा था ये बंगालिन हमारे रस्म रवाज क्या जानती है, पर भीतर पैर रखते ही उनके होश उड़ गए। रानी साहिबा पत्थर की मूर्ति की तरह मसनद पर बैठी रही। एक नज़र उन्होंने बुआ को देख लिया। उनके चेहरे पर सुना हुआ वर्णन मिलाकर चुपचाप बैठी रहीं। राजकुमारी ने आंख ही नहीं उठाई। एक दफे माता को देखकर सिर झुका लिया। मुन्ना ने भक्ति भाव से हाथ जोड़कर रानी साहिबा को, फिर राजकुमारी को प्रणाम किया। बड़े सम्मान के स्वर से बुआ को परिचय दिया। महारानी जी, राजकुमारी जी। बुआ पसीने पसीने हो गई। कोई नहीं उठी। उनकी बहू को भी ये सीख नहीं दी गई। पद की मर्यादा सर हो गई। चुपचाप 2 रुपये निकाले और बहू की निछावर करके मुन्ना को देने के लिए हाथ बढ़ाया। मुन्ना घबराकर उन्हें देखने लगी, लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। ये रानी साहिबा का अपमान था। रानी साहिबा देखती रही। चौकी की तरफ उंगली उठाकर बंगला में बैठने के लिए कहा। बुआ को ये और बड़ा अपमान जान पड़ा। आसन नीचा था। उनकी नसों में बिजली दौड़ने लगी। वो द्रुत पद से मसनद के सिरहाने की तरफ गईं और तकिए के पास बैठकर रानी साहिबा की आंख से आंख मिलाते हुए कहा। समधिन, हम वहां नहीं बैठेंगे। वो जगह तुम्हारी है। अगर बड़प्पन का इतना बड़ा अभिमान था तो गरीब का लड़का क्यों चुना? रानी साहिबा का पानी उतर गया। अपमान से बोल बंद हो गया। क्षमा उनके शास्त्र में न थी। दांत पीसकर आधी बंगला आधी हिंदी में कहा। तुम्हारा नाक पर क्या है? तुम्हारा गाल पर किसका दाग है? यहीं की तरह औरत पर हुए अपमान के दाग हैं, लेकिन हमारा चेहरा तुम्हारे दामाद से मिलता जुलता भी है। जैसा हमारा, हमारे भाई का, वैसा ही उसका। वो चेहरा अभी ब्याह से पहले तुम लोगों को कैसे पसंद आ गया? रानी साहिबा पर जैसे घड़ों पानी पड़ा। राजकुमारी झेंप कर उठकर चल दी। शोरगुल होते ही कई दासियां दौड़ी। रानी साहिबा ने बुआ को उसी वक्त ले जाने की आज्ञा दी। बुआ दूसरे कमरे में ले जाई गई। बांदियों ने अपनी एक चटाई बिछा दी। बुआ ने वहां कोई विचार न किया, बैठ गईं। रनवास गर्म हो रहा था। राजकुमारी ने अपने पति से शिकायत की। बुआ जी असभ्य हैं। दामाद साहब के मन में ये धारणा जड़ पकड़ चुकी थी। उन्होंने बात को दोहराया। अब रानी साहिबा भी आ गईं और अतिशयोक्ति अलंकार का सहारा लिया। बुआ रानी साहिबा पर चढ़ बैठी। गद्दी का सरहाना दबाकर उनका अपमान किया। अपशब्द कहे। रानी साहिबा ने उन्हें अपनी पालकी भेजकर बुलाया था। बैठने के लिए चंदन की जड़ाऊ चौकी रखवाई थी। भूत झाड़ने की तरह 1 या 2 रुपए लेकर राजकुमारी के सिर पर मुट्ठी घुमाने लगी। फिर मुन्ना दासी को देना चाहा। दासी ने नहीं लिया। वो कैसे ले सकती थी?
फिर तरह तरह की बातें सुनाई जो गालियों से बढ़कर थीं। दामाद साहब ने सलाह दी, अब विदा कर देना चाहिए। रानी साहबा इस पर सहमत नहीं हुई। कहा, आदमी बनाकर भेजना अच्छा होगा। फिर कहा, जाएंगी भी कहाँ? तुम्हारी सगी बुआ हैं, अदब करीने सीख जाएंगी तो विभावती राजकुमारी की मदद किया करेंगी। रानी साहबा की सहानुभूति से दामाद साहब ने प्रसन्न होकर सम्मति दी। एक दूसरे कमरे में रानी साहबा ने मुन्ना को बुलाया और बुआ के सुधार के लिए आवश्यक शिक्षा दी। मुन्ना ने उनसे बढ़कर कहा कि लाख बार समझाने पर भी बुआ ने कहना नहीं माना। मुन्ना रोज 20 दफे उन पर रानी साहबा का बड़प्पन चढ़ाती थी, पर वो सुनी अनसुनी कर जाती थी। रानी साहबा ने अब के उपदेश के साथ अपने सम्मान से काम लेने के लिए कहा, जैसे स्वयं वो रानी साहबा हो। इस बार बड़ी पालकी की जगह साधारण 4 कहारों वाली पालकी आई। सिपाही और दासियां नदारद, सिर्फ मुन्ना। बुआ चुपचाप बैठकर चली आईं। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 2, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।